Welcome, dear students, to the e-content lecture series of mathematics. Today, in this video, we will discuss the unit 2 of your syllabus, and the topic of second unit is bases and dimensions. We'll start with the definition of the basis. But basis की definition पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके सेकेंड यूनिट में हम फर्स्ट यूनिट के सेकेंड पार्ट जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन से ऑनवर्ड्स वाला पार्ट था, जिसमें आपने लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, लीनियर स्पैन की डेफिनेशन, लीनियर जनरेटर, देन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स और उस पे बेस कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे। उन सभी रिजल्ट्स को, उन सभी डेफिनेशंस को हम सेकेंड यूनिट की थ्योरम्स को कंपाइल करने के लिए यूज करेंगे। सो हम सबसे पहले यहाँ पे बेसिस की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट से बी वो स्पेस वी का बेसिस सेट कब बनता है? जब फर्स्ट कंडीशन कि वो सेट इंडिपेंडेंट हो, बी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि एल ऑफ बी की वैल्यू वी के बराबर आनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कि बी सबसेट जो आप वेक्टर स्पेस का ले रहे हो, जिसे आपने बेसिस प्रूव करना है, उसे आपने शो करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, उसमें उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस सेट के जितने भी मेंबर्स हैं उतने स्केलर स्पेस की फील्ड में से लेने पड़ेंगे। जितने सेट के वेक्टर्स होंगे बी सेट के, उतने स्केलर्स फील्ड में से आप कंसीडर करोगे। देन उन स्केलर्स का वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर रखोगे। देन आप उन स्केलर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। अगर उन सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो उनके साथ के जो वेक्टर्स को कंबाइन किया था, आप बोलोगे वो वेक्टर्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। और अगर वो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हुए तो वो जिस सेट के वेक्टर्स थे वो सेट भी क्या बन जाता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये हम फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन को बनाने के लिए उसकी कंडीशन है कि वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट बेसिस का बनाता है। पहली कंडीशन है कि वो सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें क्या चाहिए? उस सेट के जितने वेक्टर्स होंगे उतने स्केलर फील्ड एफ में से ले लेना और उनका कॉम्बिनेशन वेक्टर्स के साथ खुद से 0 के बराबर रखना। और जब उन स्केलर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, अगर सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप बोलोगे कि जो गिवन वेक्टर्स थे वो इंडिपेंडेंट थे। और अगर गिवन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट थे तो पूरा सेट जो है वो इंडिपेंडेंट सेट बन जाता है। सेकेंड कंडीशन रहेगी कि वो सबसेट वेक्टर स्पेस का स्पेस को जनरेट करता होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि स्पैन करे वो स्पेस को, वो सबसेट स्पेस को स्पैन करे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम स्पेस का कोई भी मेंबर लेते हैं तो उसे उसके सबसेट के मेंबर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर पाए। स्पेस का कोई भी मेंबर ले रहे हैं, उसके लिए उस सबसेट के मेंबर्स मिल रहे हैं जिनकी हेल्प से, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से उस स्पेस का मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। या फिर आप कह सकते हो उसकी हेल्प से, उनके मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से स्पेस का मेंबर जो है वो जनरेट हो रहा है। अगर स्पेस का हर मेंबर उस सबसेट के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट हो जाए, उस स्पेस के हर मेंबर की वैल्यू आप देखो तो उस सबसेट के मेंबर्स की हेल्प से लिखी जा रही हो, तो आप कह सकते हो कि वो सबसेट जो है वो स्पेस को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। अगर वो सबसेट वेक्टर स्पेस का, पहली बात, इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट कंडीशन में हमने चेक किया। सेकेंड कंडीशन में हमने चेक किया कि वो स्पेस को जनरेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो सबसेट कैसा है? स्पेस का बेसिस सेट है। क्योंकि बेसिस सेट के लिए उस सबसेट के पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। वेक्टर स्पेस का सबसेट है अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाए, और दूसरी कंडीशन वो स्पेस को जनरेट कर जाए, या फिर आप कह सकते हो कि उस सबसेट का लीनियर स्पैन फाइंड करें तो वो होल स्पेस वी के बराबर आ जाए, एल ऑफ बी की वैल्यू वी के बराबर आ जाए। जैसे कि हमने अगर आप देखें स्क्रीन को, उसमें हमने स्क्रीन में लिखा है सेकेंड कंडीशन में एल ऑफ बी की वैल्यू
V के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जो भी मैंने डेफिनेशन बोली थी जनरेटर ऑफ अ वेक्टर स्पेस की, वो सेम है कि अ, अगर आप देखो कि L ऑफ B जो है वो भी एक सेट होता है और वेक्टर स्पेस भी एक सेट होता है। L ऑफ B क्यों सेट होता है? क्योंकि B एक सबसेट है V का। सबसेट इटसेल्फ क्या होते हैं? सेट होते हैं। और जब उसका कोई लीनियर स्पैन निकालते हैं तो उसकी डेफिनेशन है लीनियर स्पैन किसी भी सेट का वो एक सेट होता है जिसमें जिसमें लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। किन के लीनियर कॉम्बिनेशन आते हैं? उस सेट के फाइनाइट मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप के मेंबर्स आते हैं। बट एक्चुअल में मेरा यहाँ पे कहने का मोटिव ये था कि लीनियर स्पैन किसी भी सेट का अगर आप देखो तो वो इटसेल्फ एक सेट होता है। वेक्टर स्पेस को भी अगर देखो तो वो भी एक सेट होता है। तो हमें यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन में देखना है डेफिनेशन में, वो कंडीशन ये है कि दो सेट्स इक्वल होने चाहिए, जो कि हम बार बार इस यूनिट में यूज करेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन मेन डेफिनेशन है। इस पूरे यूनिट में हम देखेंगे कोई ना कोई सेट दिया होगा और हम चेक करेंगे कि वो बेसिस बनता है या नहीं। उसके लिए हमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। जब सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो दो सेट्स को इक्वल बताना होगा। और कोई भी दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, मैं इसको बार बार थ्योरम्स में डिस्कस नहीं करूंगी, अभी से बता दूं क्योंकि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लोअर लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि दो सेट्स इक्वल तभी होते हैं जब दोनों एक दूसरे का सबसेट बनते हैं। अब दोनों को एक दूसरे का सबसेट बताने के लिए आप कैसे शो करते हो? हम बताते हैं कि एल बी अगर एक सेट ले रहे हैं दूसरा सेट वी ले रहे हैं तो एल बी का हर एलिमेंट जो है वो बी सेट का मेंबर बन रहा है और वी सेट का हर मेंबर किस में आ रहा है? एल बी में। जिसमें उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑब्वियस रहेगा, एल बी का हर मेंबर बी में रहेगा। क्यों? ये हम फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे वो उसका सबसेट रहता है, ये ऑब्वियस पार्ट कैसे रहता है? क्योंकि जो बी ले रहे हो सबसेट किसका ले रहे हो? वो वेक्टर स्पेस का। बी का हर एलिमेंट कहां से है? वी से। अगर बी का हर मेंबर वी से है तो बी के मेंबर्स के जो कॉम्बिनेशन रहेंगे वो बी सेट में आएंगे या नहीं, वो हमें चेक करना पड़ता है। क्योंकि बी सेट का हमें नहीं मालूम कि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है या नहीं, वो चेक करनी है। बट हमें ये मालूम है कि बी सेट का हर मेंबर वी में जा रहा है। और अगर बी सेट का हर मेंबर वी का मेंबर है तो वी के पास तो प्रॉपर्टी है कि उसमें कोई भी मेंबर दो ले लो, उनको ऐड कर लो, तो उसका जो रिजल्ट रहता है वो वी में ही रहता है क्योंकि वी के पास कौन सी प्रॉपर्टी रहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसी तरीके से वी के पास क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। वो प्रॉपर्टी ये है कि वी सेट का कोई मेंबर ले लें और उसकी फील्ड का कोई मेंबर ले लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, तो उसका जो रिजल्ट रहता है स्पेस का एक मेंबर फील्ड का एक मेंबर मल्टीप्लाई करें वो स्पेस में आ जाता है। दैट इज अगर हम बात करें अल्फा फील्ड का मेंबर है, वी मेंबर वी का है, देन अल्फा इंटू वी जो रिजल्ट रहता है वो वी का मेंबर रहता है। कहने का मतलब वेक्टर स्पेस में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो वेक्टर स्पेस का कोई भी मेंबर ले लें तो उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन रहते हैं, वेक्टर स्पेस के कुछ भी मेंबर ले लें तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू भी वी में आ जाती है। सो मैं यहाँ पे इसकी सेकंड कंडीशन को डिस्कस कर रही थी कि एल ऑफ बी हमेशा वी का सबसेट रहता ही रहता है। उसको आप ऑब्वियस करके भी लिख सकते हो। उसका रीजन क्या है कि बी सबसेट है वी का। बी का हर मेंबर कहां से लिया जा रहा है? वी सेट से। सो वी के मेंबर्स के कॉम्बिनेशन भी वी में रहेंगे। इसका मतलब जो हमारे पास एल ऑफ बी है वो सबसेट है किसका? वी का। ऑब्वियस पार्ट। एल ऑफ बी वी का सबसेट क्यों है? रीजन है सिंस बी इज अ सबसेट ऑफ वी। और बी के मेंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो सेट कौन सा है? एल ऑफ बी। वो किस में आ रहा है? वी में। क्यों आ रहा है? क्योंकि वी के पास प्रॉपर्टी है कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो हर थ्योरम में हर एक्सरसाइज में आप फर्स्ट पार्ट को ऑब्वियस रख सकते हो, एल ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ बी। बट आपको जो शो करना होगा वो क्या शो करना होगा कि V इज अ सबसेट ऑफ एल बी। V इज अ सबसेट ऑफ एल बी। बी तो वेक्टर स्पेस है। कोई स्पेस एल ऑफ बी का सबसेट कब बनेगी? जब स्पेस का कोई भी मेंबर लें, उसे उसे हम शो कर दें कि वो एल बी में है। स्पेस का कोई मेंबर एल बी में कब आएगा? जब स्पेस के किसी भी मेंबर को आप कैसे लिखोगे? बी के फाइनाइट मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से।
तो ये डेफिनेशन किसकी थी? लीनियर स्पैन की डेफिनेशन ही थी। स्पेस का कोई भी मेंबर लें, स्पेस का कोई भी मेंबर लें, उसे किसी सेट के कोई जैसे सपोज यहाँ पे हम बी सेट ले रहे हैं, उनके फाइनाइट मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो आपने ये डेफिनेशन फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में पढ़ी थी कि वो सबसेट जो है वो स्पेस को जनरेट कर देता है। इसलिए इसकी जो सेकंड कंडीशन रहेगी बेसिस की, उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि वो बेसिस सेट कैसा होना चाहिए, वो स्पेस को जनरेट करता होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप बोल दो कि एल ऑफ बी की वैल्यू वी के बराबर, बट उसमें फर्स्ट पार्ट ऑब्वियस है, एल बी इज अ सबसेट ऑफ वी, हमें जस्ट शो करना है वी इज अ सबसेट ऑफ एल बी, और V को LB का सबसेट बताने के लिए हमें बताना है कि जो B है वो स्पेस को जनरेट कर रहा है, क्योंकि स्पेस का कोई भी मेंबर लें वो LB में आ रहा है, स्पेस का कोई भी मेंबर लें उसे B के फाइनाइट मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखा जा रहा है। ठीक है, सो आपकी ये डेफिनेशन जो है बेसिस की कंप्लीट हो गई। इसको आपने बेसिस की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है, और इसके ऊपर हम बेस्ड अब एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ रिजल्ट्स हैं इस पे बेस्ड। पहली बात, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि जब भी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट दिया जाएगा जिसे आपने बेसिस चेक करना होगा, उसकी फर्स्ट कंडीशन है कि वो सबसेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब कि वो डिपेंडेंट अगर कोई सेट दे देंगे तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि वो बेसिस नहीं बनाता, क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो जाती है तो हम बेसिस की डेफिनेशन को सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट कंडीशन में अगर वो डिपेंडेंट है, कई बार क्या होता है जब आपको वो सेट देता है उसमें आप देखते हो जीरो एलिमेंट इन्वॉल्व है। हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था जीरो की कंट्रीब्यूशन किसी भी सेट को डिपेंडेंट बना देती है। अगर आपको गिवन सेट में जीरो वेक्टर भी दिया है, किसी सेट का मेंबर है वो, तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। और हमें मालूम है बेसिस की डेफिनेशन को कंपाइल करने के लिए हमें सेट कैसा चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए, बट उसने सेट जो दिया उसमें जीरो दे दिया, जीरो वेक्टर इन्वॉल्व कर दिया, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो मैं आपको एक पॉइंट दे रही हूँ जिसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई सेट देंगे और चेक करने के लिए बोलेंगे कि वो बेसिस सेट है स्पेस का या नहीं, बट आप सबसे पहले उसको चेक करोगे उसमें जीरो की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो की इन्वॉल्वमेंट हुई तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि वो बेसिस नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि जीरो की इन्वॉल्वमेंट उसको लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाती है, और बेसिस को बनाने के लिए हमें वो सेट कैसा चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट चाहिए। नाउ हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देखें, हमने एक सेट लिया है बी, वेट, हाँ, एग्जाम्पल ए डिस्कस करने जा रही हूँ मैं। इसमें हमने सेट जो है बी, उसमें उसके मेंबर्स कैसे लिए हैं, फर्स्ट एंट्री ली है 1 0 0, ठीक है, ट्रिपलेट टाइप की एंट्री ली है फर्स्ट एंट्री। तीनों मेंबर्स हम ट्रिपलेट टाइप के लेंगे, बट सेकंड एंट्री में मैंने कैसा लिया है, सेकंड एलिमेंट उसका, जिसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जीरो है, सेकंड एंट्री कैसी है, नॉन जीरो। उसका जो थर्ड वेक्टर लिया है उस बी सेट का, उसमें मैंने थर्ड एंट्री को नॉन जीरो रखा है, बाकी फर्स्ट और सेकंड को मैंने जीरो कर दिया। एक सबसेट दे दिया है, ये जो सबसेट है ना गिवन में, ये V3R स्पेस का सबसेट है। क्यों V3R स्पेस का सबसेट है, ये आपको खुद से मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसकी एंट्रीज जो है वो ट्रिपलेट टाइप की हैं। वेक्टर स्पेस का ये सबसेट दे रहा है, बट ये वेक्टर स्पेस देखते ही पता चल जाती है आपको ट्रिपलेट टाइप की एंट्रीज हैं, सो डेफिनेटली ये V3R स्पेस का ही एलिमेंट होगा। आर क्यों ले रही हूँ फील्ड, क्योंकि 0 1 जो है वो रियल नंबर्स हैं। नाउ मैंने ये आपको बी एक सेट दे दिया जो कि V3R का सबसेट बन रहा है। जस्ट हमारा काम है इस केस में चेक करना कि ये बी सेट V3R का बेसिस सेट बनता है या नहीं। ठीक है, बेसिस सेट को चेक करने के लिए दो कंडीशंस को चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए, सेकंड कंडीशन इज स्पेस को वो जनरेट करता होना चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को चेक करने के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया, सेट के मेंबर्स देखने हैं कितने हैं, कितने हैं इस केस में बी सेट के मेंबर्स, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एंट्रीज हैं, इसका मतलब 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 स्केलर्स हमें फील्ड से लेने पड़ेंगे। इस एग्जाम्पल में स्पेस की जो फील्ड है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो हमने 3 रियल नंबर्स कंसीडर कर लिए, 3 मेंबर्स थे सेट के, 3 स्केलर्स फील्ड में से ले लिए, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने खुद से जीरो के बराबर रखा। आप चाहो तो इस जीरो को
ट्रिपल जीरो एंट्री करके भी दे सकते हो, क्योंकि V3R का जो जीरो एलिमेंट रहेगा वो ट्रिपल टाइप का रहेगा, ट्रिपलेट एंट्री टाइप का रहेगा, 3 टपल्स टाइप का बोल सकते हो। सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने इसमें से स्केलर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, जो इस केस में आप देख सकते हो। उसने देखा जीरो को रख दिया ट्रिपल जीरो करके, ठीक है। देन उसने देखा कोई भी दो पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी जीरो आई, बी की वैल्यू भी जीरो आई और सी की वैल्यू भी जीरो आई। तीनों स्केलर्स की वैल्यू जीरो आ गई। हमने किया क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन तीन वेक्टर्स का जीरो के बराबर रखा था, उसमें से तीनों स्केलर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो तीनों जीरो बन गए। सो उस केस में जो उनके वेक्टर्स होते हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया होता है, वो वेक्टर्स कौन से थे, बी सेट के मेंबर्स थे। वो वेक्टर्स कैसे बन जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। कौन बना लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसका जो सेट है वो भी क्या बन जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हमने चेक कर लिया कि बेसिस के लिए फर्स्ट कंडीशन ये बी सेट सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ हम इसकी सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। हमें क्या बताना है, एल ऑफ बी किसके बराबर होना चाहिए, V3R स्पेस के, क्योंकि इस केस में जो स्पेस है वो V3R है। बट जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही पहले बता दिया है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑब्वियस रहता है कि एल ऑफ बी सबसेट है V3R का। आप चाहो तो इसको रीजन दे सकते हो, जैसे मैंने पहले से ही दिया है रीजन कि बी जो है वो सबसेट V3R का है। बी सबसेट है V3R का, तो बी सेट के हर मेंबर का कॉम्बिनेशन, जिसे कि आप एल ऑफ बी बोलते हो, वो सबसेट किसका रहता है, V3R का। उसका अगेन रीजन आता है since V3R is a vector space and V3R is so closed under addition and scalar multiplication. सो हमने जो सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है वो जस्ट ये शो करना है कि V3R सबसेट है किसका, LB का। V3R को LB का सबसेट बताने के लिए आप देख सकते हो कि V3R का एक मेंबर उसने ले लिया, उसी मेंबर को वो शो कर देगा कि वो LB का मेंबर है। V3R का आर्बिट्रेरी मेंबर अगर LB सेट का मेंबर बन जाएगा, सो आप बोलोगे कि V3R का हर मेंबर LB में जा रहा है, डेट इज V3R जो है वो LB का सबसेट बन रहा है। दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे तो दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो सबसेट दिया है वो V3R स्पेस को जनरेट कर रहा है। और फिर हम उसी के साथ बोल देंगे कि बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो जो गिवन सेट बी था वो बेसिस बन जाएगा। अभी हम चेक करेंगे V3R का, अभी तक हमने एक आर्बिट्रेरी मेंबर कंसीडर किया है। जैसे ही V3R का आर्बिट्रेरी मेंबर लिया, हमें मालूम है उसकी जो इंडिविजुअल एंट्रीज हैं वो फील्ड में से रहेंगी, अल्फा बीटा गामा। यहाँ की जो फील्ड है वो रियल नंबर्स हैं, इसलिए हमने अल्फा बीटा गामा को किस में रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। देन हमने उसी मेंबर की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। हमारा मेंबर था V3R का अल्फा बीटा गामा, ट्रिपलेट एंट्री थी, 3 टपल्स टाइप की। हमने उसी को सॉल्व करके ऐसा लिख दिया। आप अगर इसको प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू इसी अल्फा बीटा गामा के बराबर आएगी। देन हमें मालूम है ऑर्डर्ड पेयर या ट्रिपलेट टाइप की एंट्री में किसी स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर अल्फा बाहर होता तो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होता, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट जीरो रहता है। सो यहाँ पे हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन की है, चाहे आप उस अल्फा को अंदर ले लो, चाहे उस अल्फा को बाहर इंडिपेंडेंट है बाहर ले आओ, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके ऐसी आ गई। देन हमने इसके थर्ड स्टेप में क्या देखा कि हमारे पास ये V3R का मेंबर था। अगर जो अब लेफ्ट साइड देख रहे हो आप, V3R का मेंबर, उसे हमने कैसे लिखा, ये जो मेंबर है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बी सेट के मेंबर है। बी सेट के मेंबर्स का क्या है, ये कॉम्बिनेशन। बी सेट के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। V3R का मेंबर लिया था लेफ्ट साइड में, उसे बी सेट के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यही तो हमें शो करना था। V3 का मेंबर कहां पे आ गया, बी के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन कहां पे है, LB में, ठीक है। सो ये V3R का आर्बिट्रेरी मेंबर अगर LB में आ रहा है, हम बोलेंगे V3R का हर मेंबर LB में आ गया। ऑलरेडी हमने ऑब्वियस करके लिखा हुआ है, LB सबसेट है V3R का, दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट बन गए, डेट इज दोनों सेट्स इक्वल हो गए। सो हमारे पास बेसिस की जो सेकंड कंडीशन थी वो भी इस डेफिनेशन के लिए, इस सॉरी एग्जांपल के लिए सेटिस्फाई हो गई है। सो ये जो बी सेट है वो V3R का क्या बन चुका है, बेसिस सेट। और मैं एक बात और बोल दूं
कि ये जो बी सेट था इसको हम यूजुअल बेसिस भी बोलेंगे। कई बार उस बी सेट को मैं E1, E2, E3 करके लिखूंगी। E1 कैसा रहेगा? E1 एंट्री मतलब क्या है? 100। E2 एंट्री मतलब क्या है? 010। E3 एंट्री क्या है? 001। एक सेट दूंगी, उसमें E1, E2, E3 लिख दूंगी, ठीक है, और बोलूंगी कि ये बेसिस किसका है? V3R का, यूजुअल बेसिस बोलते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम V2R स्पेस ले लेंगे तो उसका यूजुअल बेसिस कैसा रहेगा? अब एक बार चेक कर लिया आप, एग्जांपल ले सकते हो आप। V3R की जगह V2R स्पेस ले लो और एक बी सेट ले लो जिसमें 1001 एंट्री रखो, दैट इज E1 और E2 ले लो। तो आप चेक कर सकते हो कि वो बी सेट जो है वो बेसिस सेट बनेगा किसका? V2R का। इसी तरीके से अगर V4R स्पेस लेते हैं तो उसमें आप यूजुअल बेसिस कैसे ले लोगे? बी सेट में E1, E2, E3, E4। E1 एंट्री कैसी रहेगी? 1। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंट्री कैसी रहेगी? 000। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट लोगे E2, उसमें सेकंड वाली एंट्री 1 रखना, बाकी सभी एंट्रीज को 0 कर देना एंड सो ऑन, इसी तरीके से। सो ये हमने आज एग्जांपल डिस्कस की, कौन सी? बेसिस सेट की। इस वीडियो को हम यहीं पे अभी रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।